नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मंगलवार शाम प्रचार थम गया। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान होगा। मतदान कराने के लिए आज पोलिंग पार्टियां सभी बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी। पहले चरण में 2 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डाल रहे हैं और 623 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इसके लिए 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और अब आपको बताते हैं पहले चरण से जुड़ी कुछ जानकारियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 फरवरी को पहले फेज की वोटिंग होगी। 11 जिलों के 58 सीटों का, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, कुल 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। तो देखिए, 11 जिले 58 सीटें उम्मीदवार। पश्चिमी यूपी से जो है चुनाव शुरू हो रहा है, मतदान शुरू हो रहा है और इसकी हवा फिर पूरब तक जाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 की हम बात कर रहे हैं। जिला शामली विधानसभा की 3 सीटें, यहां पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद जिला गौतम बुद्ध नगर विधानसभा की यहां पर 3 सीटें जिसपे मतदान होना है। उसके बाद हम बात करें जिला गाजियाबाद विधानसभा की 5 सीटें। 11 जिले हैं जिस पे आप जानते हैं कि वोट डाले जा रहे हैं पहले चरण में। उसके बाद हम बात करें तो जिला हापुड़ विधानसभा की 3 सीटें, यहां पर वोट डाले जाएंगे। इस पूरे क्षेत्र में पश्चिमी यूपी आप लगातार सुनते आए हैं, जाटलैंड के नाम से सुनते आए हैं। किसान आंदोलन का बहुत ही प्रभाव माना जा रहा है। उसके बाद जिला बुलंदशहर विधानसभा की 7 सीटें जिस पर वोट डाले जाने हैं। कल का ही दिन 10 तारीख, जिसका हम लगातार जिक्र करें, प्रचार प्रसार थम गया है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें। हर जिले की अपनी अगर हम बात करें तो कहीं पर बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, कहीं पर तीनों ही पार्टियां मिलीजुली स्थिति में। मथुरा की बात करें तो विधानसभा की 5 सीटें। अब बचा कितना पाते हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। इन 58, जब हम पहले चरण के 58 सीटों की बात करते हैं तो ये इसमें से किस पार्टी को कितना मिलेंगी। आगरा की हम बात करें तो 9 विधानसभा सीटें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उसके बाद हम बात करें जिला मुजफ्फरनगर विधानसभा की 6 सीटें जो है जिस पर मतदान होना है। उसके बाद बागपत विधानसभा की 3 सीटें, यहां पर खासतौर से बहुत प्रभाव है किसान आंदोलन का। उसके बाद हम बात करें मेरठ की विधानसभा की 7 सीटें। मेरठ की हस्तिनापुर सीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि यहाँ से भी जो विधायक बनता है सरकार उसी पार्टी की बनती है। तो योगी सरकार के हम मंत्रियों की बात करें तो किस्मत पहले चरण के चुनाव में जो दांव पर लगी हुई है, इनमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं, 1 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 4 राज्य मंत्री शामिल है। आइए नजर डालते हैं किन मंत्रियों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। सुरेश राणा गन्ना मंत्री, गन्ना खाते हुए कल आपने देखा था, मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उसके बाद गन्ना खाते हुए नजर आए थे। श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं। मथुरा में अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन इस बार क्या होगा, सवाल ये है। लक्ष्मी नारायण चौधरी पशुपालन मंत्री, खेती किसानी से जुड़ा हुआ मंत्रालय, आप इसे समझ सकते हैं थोड़ा सा, और क्या फर्क पड़ेगा इस चीज का। कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। देखिए, बड़ा दिलचस्प होता है जब मंत्रियों की किस्मत कैद होती है, वो सीट बचा पाते हैं नहीं, वापस मंत्रिमंडल में जगह मिल पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल रहता है। अतुल गर्ग राज्य मंत्री, और इनकी किस्मत भी कल कैद होगी। अनिल शर्मा राज्य मंत्री, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो अब इनकी किस्मत का फैसला जनता कल कैद कर देगी ईवीएम में। संदीप सिंह राज्य मंत्री, आप जानते हैं स्वर्गीय कल्याण सिंह के पोते हैं। अलीगढ़ में अच्छा खासा दबदबा है, क्या वापस बरकरार रहेगा। जीएस धर्मेश राज्य मंत्री। तो सवाल बहुत सारे हैं और बेशक से इनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण के लिए चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए 623 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन सभी की किस्मत 10 फरवरी को ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण की बात करें तो 2,27,83,739 वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं। वोटिंग के लिए 10,766 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत 25,849 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाने हैं।
सीएम योगी आज दूसरे चरण के प्रचार के लिए बरेली, रामपुर और मुरादाबाद का दौरा करेंगे। सीएम योगी इन जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं स्वतंत्र देव सिंह बिजनौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अखिलेश यादव भी आज रामपुर में रहेंगे और जनसभा करेंगे। वहीं यूपी के लिए आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र, जिसका नाम रखा गया है उन्नति विधान, वो जारी करेगी। इस दौरान प्रियंका गांधी, अजय कुमार लल्लू समेत कई नेता इस मौके पर लखनऊ दफ्तर पर मौजूद रहेंगे। तो हर पार्टी, उसका बड़ा नेता चुनाव मैदान में प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं दूसरे चरण के, क्योंकि पहले चरण का प्रचार प्रसार थम चुका है। दूसरे चरण की वोटिंग 14 तारीख को है। उधर ममता बनर्जी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने लखनऊ आई थी। मंगलवार को उन्होंने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ममता ने अखिलेश को भाई कहकर संबोधित किया। यहां ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, बीजेपी को वोट से पहले माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कोविड काल के दौरान मौत, किसान आंदोलन के दौरान हुई मौतों का जिक्र भी किया। सब मिल जाओगे तो बीजेपी भाग जाएंगी, और यूपी से अगर आप हटा दो तो देश से हम हटा देंगे। ये वादा हमारा है। इसी के लिए इसका बार अखिलेश 300 से ज्यादा पार, इसका बार अखिलेश का सरकार। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र और ममता बनर्जी के साथ मुलाकात को लेकर निशाना साधा। उन्होंने एसपी के पुराने कार्यकाल को लेकर पलटवार किया, तो ममता बनर्जी के स्वागत को लेकर भी तंज कस दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष अखिलेश जी की सरकार को देखा। बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी। बिजली मुक्त उत्तर प्रदेश था, कब आती थी कब जाती थी पता ही नहीं चलता था। जैसे अखिलेश जी का पिछले 5 वर्षों में नहीं पता चला कब थे कब नहीं थे। आपदा के समय भी अखिलेश जी जनता के बीच में नजर नहीं आए, लेकिन उनका स्वागत करने गए ममता बनर्जी जी का, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा था यूपी के लोग गुंडे हैं, और अखिलेश जी फूल लेकर उनका स्वागत करने चले गए। उत्तर प्रदेश का अपमान करने वाली मुख्यमंत्री का स्वागत करने अखिलेश जी गए, क्योंकि गुंडा राज, माफिया राज का सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उधर न्यूज 18 के खास इंटरव्यू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी के यूपी आने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को यूपी वालों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यूपी वालों को गुंडा कहा था। ने बोला कि इन्होंने बहुत बोला बंगाल में 200 पार, लेकिन मैंने गिरा दिया बीजेपी को। देखिए, ममता दीदी को यूपी आने से पहले यूपी वालों से क्षमा मांगना चाहिए था। क्यों? उन्होंने यूपी के लोगों को गुंडा कहा था, यूपी के लोगों को अपराधी कहा था, और यूपी की जनता से माफी मांगे बगैर वह यूपी आए, जो कि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की भावना से हम लोग कार्य करते हैं। वो आई हैं तो हमने उनके आने में कोई बाधा नहीं डाली है और न डालेंगे। लेकिन ममता दीदी हो चाहे श्री अखिलेश यादव हो जी, दोनों दंगाइयों के सरदार हैं, मुखिया हैं, और इनके शासन काल में चाहे दंगाई हो, चाहे अपराधी हो, चाहे माफिया हो, फलते और फूलते रहें। इसलिए उत्तर प्रदेश में अब माफिया युग चला गया है, दंगा युग चला गया है। अब यहां सुशासन का युग आ गया है, विकास का युग आ गया है। लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, जो कमल के फूल की छाया में ही सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं। तो न्यूज 18 पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के वचन पत्र पर पूरा प्रदेश तो हंस रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी आया, तो अखिलेश यादव जी का वचन पत्र भी आया। उन्होंने बोला हेट क्राइम की तरफ 0 टॉलरेंस होगी, और महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा, और बिजली भी आएगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के इस वचन पत्र जो आपने शब्द प्रयोग किया है, आज पूरा यूपी हंस रहा होगा। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव, इसका कोई नाता नहीं है। बिजली की जो बात करते हैं, श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय 11,000 वोल्ट की जिसमें से लाइनें चलती हैं, उसमें भी लोग कपड़े सुखाते थे। महिलाओं की सुरक्षा
और समाजवादी पार्टी, ये बेईमानी लगती है। जिनके पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी महिलाओं के प्रति अपराध के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, तो वो न महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं, न महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं, और न बिजली दे सकते हैं, और न कानून व्यवस्था सुधार सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में एसपी आरएलडी गठबंधन को लेकर निशाना साधा। कहा ये वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अपराधियों को संरक्षण देते थे। भी हुआ, सड़ा गला माल, झूठे पहले भी वादे किए गए, जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। और मैं जयंत जी को यहाँ पर याद करवाना चाहता हूँ, थोड़ा समय निकाल के वो छोटे चौधरी साहब के वीडियो भी देख लेंगे जी। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अजीत सिंह की बात जब आप, हाँ जी, जब आप मेरे यहाँ पर इस उत्तर को दिखाएंगे जी, तो छोटे चौधरी साहब के वो वीडियो जरूर दिखाइएगा। छोटे चौधरी साहब ने कहा था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा। ये मैंने नहीं कहा, ये छोटे चौधरी साहब ने कहा। जयंत चौधरी तो कह रहे कि अमित शाह के ऑफर पर जयंत शाह ने कहा मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। मैं दूसरी बात करता हूं, दूसरा उन्होंने क्या कहा जी, कि सबसे ज्यादा दंगे किसने करवाए, सपा की सरकार ने कराए। किसने कहा? छोटे चौधरी साहब ने कहा। इनके खिलाफ तो झंडा छोटे चौधरी साहब लेकर चलते थे। अच्छा एक बात बताइए, आप चर्बी और गर्मी की लड़ाई लड़ रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर, गर्मी की बात करते हैं योगी जी, और जयंत चौधरी ने बोला कि बीजेपी के नेताओं पर जो चर्बी चढ़ी है ना, वो इस बार ईवीएम पे जो वोट डलेगा ना, वो चर्बी उतार देगा, यानी वो अहंकार की चर्बी की बात कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को जी एक बार याद कराना चाहता हूं, ये चमड़ी उधेड़ने वाले वही लोग हैं जो सपा की सरकार में संरक्षण पाते थे, फलते फूलते थे और पलायन करने पर मजबूर करते थे, अपराध की घटनाओं को बढ़ावा देते थे। लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद वो पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं या जेल में हैं। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 पर कहा है कि समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर तो जीरो है, बेहाल है। इनकी सरकार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। ग्राउंड पे सपा जीरो है, बेहाल है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाती हैं। बसपा सपा की सरकारें जब रही, उत्तर प्रदेश बेहाल रहा। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गुंडाराज, माफिया राज, इनका बोलबाला रहा। उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त थी, पलायन के लिए मजबूर थी। लेकिन 2017 में हमने सबसे बड़ा वायदा किया था, गुंडाराज, माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे। आज 5 वर्षों के बाद आपके बीच में कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश को गुंडा और माफियों से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया।